एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये आपका जो 2016 का सॉल्व पेपर है, जो पिछले यानी 2016 में पेपर आया हुआ था साइंस का, उसका सलूशन देखेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो पिछले पेपर होते हैं यानी जो आए हुए पेपर होते हैं उनसे कितने % आप लोगों का पेपर फंस जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। यानी आप अगर 2016, 2017, 2018 इस तरह से 2022 तक के सभी पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है और किस ढंग से की है और कहाँ पे कौन सी कमी रह गई है। सो आप लोग उस तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं और फिर लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया डार्विन द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा, जगदीश चंद्र बोस द्वारा या लेमार्क द्वारा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है डार्विन द्वारा, यानी कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? तो डार्विन द्वारा, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। यहाँ पे क्या आपको बताना है? जो विधि नहीं है वही सही है और जो सही है वो यहाँ पे गलत होगी, क्योंकि आपसे नहीं के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना? तो चलते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये विधियां होती क्या है, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो निस्तापन विधि में एक रासायनिक विधि है। सबसे पहले निस्तापन विधि को समझ लेते हैं। तो एक रासायनिक विधि है और रासायनिक विधियों में निस्तापन यूज होता है। निस्तापन सांद्रित गैस को वायु की अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर या गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें क्या होता है कि उसमें SO2 नमी है, यानी CO2 क्या है तो SA2 है, निकाल दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है तो SO2 निकाल दिया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? यही क्रिया निस्तापन कहलाती है। बाकी सभी विधियां यानी बाकी जो सभी विधियां हैं, फैन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, तो इनमें क्या होता है? इनमें अयस्क के सांद्रण में आती है। इसमें होता क्या है कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े टुकड़ों को क्या किया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। इन्हीं को बारीक पीस लिया जाता है। अयस्क में, मिट्टी में, चूना, सभी में सभी मिल यानी क्या होता है? सभी मिली अशुद्धियां इसमें मिली रहती हैं। अब क्या करते हैं? इन्हें अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें अघात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं और अयस्क को अघात्री से अलग करके अयस्क में जो धातु की जो परसेंटेज बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अयस्क कहा जाता है। तो इस तरह से जो आपका आंसर हो जाता है वो निस्तापन विधि हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। तो जो सांद्रण विधि नहीं है वो आपकी निस्तापन विधि हो जाती है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, या आप ऐसे भी बोल लें वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि यहाँ पे सभी जितने भी ये क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों आवेश, कोई आवेश नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, धनात्मक जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है
तो कांच जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। किनको खो देता है? तो इलेक्ट्रॉनों को खो देता है, ठीक है ना। और रेशम कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है। तो मलाई के बाद यानी जब उसको मला जाता है, यानी वो मलाई के बाद कांच की छड़ धनात्मक आवेश हो जाता है और रेशम एक ऋणात्मक आवेशित हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो धन आवेश हो जाता है, यानी कि जो आपका आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घटता जाता है या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है धात्विकता बढ़ती जाती है, यानी कि जो आपका दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि धात्विकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। अब इसमें देख लेते हैं क्या नाम है। लाल रुधिर कणिका या प्लेटलेट्स या श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका आपकी प्लेटलेट्स हो जाती है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, आपके यहाँ पे बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि देखिए 5 ही क्वेश्चंस आते हैं ना। उसके बाद 6 से 11 नंबर तक, यानी कि 6 क्वेश्चन आपके कैसे हो जाते हैं, वो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देख लेते हैं, दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए, जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। यानी समझ लीजिए कि जिस धारा की दिशा में और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है ना। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी भोजन लेते हैं दोनों प्रकार का, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। इसमें कौन आता है, इसमें मनुष्य, क्योंकि मनुष्य देखिए साग सब्जी भी खा लेता है, प्लस जीव जंतु, क्योंकि मनुष्य चींटी से लगा के हाथी तक सभी कुछ खा जाता है। हालांकि मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जब भी इस बात का मैं करती हूँ कि जो एग्जाम्पल देती हूँ तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोल देती हूँ कि देखिए जो नहीं खाते, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि चींटी से लगा के हाथी तक सभी मनुष्य खा जाता है, यानी ये सर्वाहारी है, कहेंगे इसको सर्वाहारी ही। कुछ लोग हैं जो नहीं खाते हैं, है ना, तो मैं उनके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ। और अगर यहीं पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा से बढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे सर्वाहारी जंतु के बारे में पूछा गया, हो सकता है इस बार आपका शाकाहारी जंतु पूछ लिया जाए, हो सकता है मांसाहारी जंतु पूछ लिया जाए, तो सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो शाकाहारी कौन कहलाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, जैसे खरगोश हो जाता है, बकरी हो जाती है, गाय हो जाती है, ये क्या है, ये शाकाहारी है, क्योंकि ये सिर्फ साग सब्जी घास यही तो सब खाते हैं ना। और अगर मांसाहारी की सिर्फ जो मांस खाता है, साग सब्जी नहीं खाता है, वो उसमें कौन होते हैं, जैसे आपका शेर हो जाता है, बाघ हो जाता है, इनको कभी साग सब्जी खाते तो नहीं आपने देखा होगा, ये क्या खाते हैं, ये मांस खाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये मांसाहारी हो जाते हैं। और सर्वाहारी जो सभी कुछ खा जाते हैं वो सर्वाहारी, सभी कुछ मतलब साग सब्जी और मांस मच्छी सभी कुछ। उसके बाद क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है। यानी अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया जाता है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज्यादा होता है उनको। आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, एड्स का पूरा नाम लिखिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और इससे बचाव के उपाय ये किन कारणों से होता है, तो इस तरह से हो जाते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये समांतर बल रेखाएं होती हैं और ये हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं।
एक एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। 1 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे कि आपके जो अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 25 शब्द लिखने होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि आप गिनने बैठ जाए कि 25 शब्द लिखने हैं, अभी तक 25 शब्द कंप्लीट नहीं हुए हैं तो अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जहां पे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ एक वर्ड में लिख दें तो आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपका हो जाता है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रुधिर का धक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम लिखें। अभी आपका बहुविकल्पीय टाइप में हमने पढ़ा, लेकिन अगर आप प्लेटलेट्स लिख देंगे तो क्या आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे? नंबर आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि आपने पूरी उसकी वो नहीं लिखी, लेकिन जो मेन चीज जो पूछा गया है वो आपने लिख लिया। ऐसे ही मान लीजिए किसी ग्रंथ का नाम आ जाए और आपने उस ग्रंथ का नाम लिख दिया, अब उसको लेके नहीं बैठ गए कि बहुत सारा इसमें 25 शब्द लिखने हैं तो 25 ही शब्द लिखने हैं। ऐसा नहीं है। अगर ग्रंथ का नाम आ जाए या इस तरह से कोई चीज पूछ ली जाए, है ना, किसी की फुल फॉर्म पूछ, जैसे एड्स का पूरा नाम लिखिए, तो आपने एड्स का पूरा नाम लिख दिया, बस अब इसमें 25 शब्द बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ये मैटर नहीं करता, ठीक है ना। उसी तरह से लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस में 75 शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने सटीक उत्तर दे दिया है तो अगर उससे कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने सटीक उत्तर नहीं दिया, जो चीज पूछी गई उसके बारे में तो आपने अभी तक लिखा ही नहीं और आपने 2 से 3 पेज भी भर दिए तो कोई फायदा नहीं है, है ना। तो जो चीज पूछी जाए वो आप लिखिए, ठीक है। इस चीज पे तो हम लोग एक वीडियो लेकर फिर से आएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो आ चुका है इस टॉपिक को लेकर कि कॉपी कैसे लिखें, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और फिर भी एग्जाम के टाइम हम आपको इस तरह के जो पॉइंट्स होंगे, जो आपके टॉपिक होंगे कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं, वो सभी चीजें हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। और बाकी तो जो आपके जो पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो आपके जो राजन सीरीज, पवन सीरीज को, तो उसमें बीच बीच में तो हम बताते चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, यानी लघु उत्तरीय टाइप का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है। उस तरह से तो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं, ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो ऊष्मा के सुचालक और कुचालक, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है उन्हें ऊष्मा का सुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि हो जाते हैं। ये क्या है? ये ऊष्मा के सुचालक हो जाते हैं। अब देखिए, जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, जैसे लकड़ी, कागज, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। इसमें 93% लोहा तथा 4.5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस तथा सिलिकॉन की अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसके कारण इनका गलनांक कम होता है या भंगुर होता है। उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग स्टोरेज टंकी, पाइप, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देख लेते हैं। सर्वप्रथम कागज पर लोहे का बुरादा लेकर फैला दे। उसके बाद एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरे पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। उसके बाद देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाएं। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर परितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच के संबंध को खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला कहते हैं। अब इस तरह से देख लें। देखिए, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? तो ये सूर्य है। इसके प्रकाश में हालांकि ऐसा नहीं है कि बंटवारा नहीं है कि सूर्य सिर्फ पौधों को ही मिल रहा है और को नहीं मिल रहा है, सभी को मिलता है। लेकिन यहाँ पे खाद्य श्रृंखला को समझना है तो इस तरह से समझ लेते हैं
कि जो ये सूर्य है, सूर्य के प्रकाश में जो ये पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब उपभोक्ता में आ जाए, जैसे ये पेड़ पौधे हो गए या साग सब्जी हो गई, सब यही तो है ना। अब उसके बाद इन पेड़ पौधों साग सब्जियों को कौन खाता है, तो ये खरगोश हो गई, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो ये सब क्या है, ये साग सब्जी खाती हैं, ये प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं, यानी ये शाकाहारी कहलाते हैं। उसके बाद इनको कौन खाता है, तो अगर नॉर्मल तरीके से बात की जाए कि भाई छोटे जानवर उनको बड़े जानवर खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, खरगोश को बिल्ली भी खा लेती है, खरगोश को शेर भी खा जाता है। लेकिन अगर इस तरह से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, यानी खरगोश को छोटे जानवरों ने खाया, फिर छोटे जानवरों को किसने खाया, तो बड़े जानवरों ने खाया, यानी शेर और बाघ ने खाया। तो इस तरह से भी, लेकिन ये नॉर्मल सी, अगर नॉर्मल सा आप बनाना चाहते हैं इस तरह से ग्राफ, तो आप इस तरह से भी क्या लिख सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी और सेकंड उपभोक्ता हो जाता है मांसाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी ने खा लिया। और उसके बाद क्या होता है, जो सब कुछ खाते हैं तो इनको सब खा जाते हैं। और अपघटक कौन होते हैं, जो सफाई कर्मी कहलाते हैं, है ना, जो ये अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं या किसी का दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है और वो कहीं ट्रेन की पटरी से कट जाते हैं, इस तरह से होता है, तो उनको कौन खाते हैं, जैसे चील ये सब खा जाते हैं। चींटियां देखिए वहाँ पे कितनी इकट्ठा हो जाती हैं, फिर वो क्या करते हैं, अगर ये सब ना हो तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, है ना, और गंदगी फैल जाएगी, लेकिन ये सब क्या करते हैं, सफाई कर डालते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और यहाँ पे तो आपसे पूछा गया खाद्य श्रृंखला, तो देखिए ये आपका हो जाता है, जो साग सब्जी है उनको कौन खाता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी खा जाते हैं, ठीक है ना। इसमें खाद्य श्रृंखला का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, क्योंकि देखिए दिशा एक ही है, पेड़ पौधे, और उसके बाद देखिए पेड़ पौधे यानी उत्पादक हो गए, फिर प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ये इस तरह से हो जाते हैं। और होता है पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मध्य पोषण के लिए एक निश्चित संबंध होता है। इस प्रकार के सरलतम संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अंतर भी पूछे जाते हैं, तो आप ये ना समझिए कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल एक ही है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला देखिए नाम ही से पता चला, श्रृंखला एक सीरीज में जाना, और खाद्य जाल यानी जाल क्या होता है, जाल पूरी में इस तरह से बांध लेता है किसी को, है ना। अभी जाल किसी पे पड़े, किसी जानवर पे या किसी मनुष्य पे क्या होता है, पूरा बांध लेता है। तो अब इस तरह से चीजों को समझे, ऐसा नहीं मैं इसलिए नहीं बता रही कि किसी, क्योंकि ये भी चीज गलत है ना किसी को जाल में बंद करना ये सब, लेकिन वो चीज मैं बता रही हूँ कि ट्रिक से आप लोग चीजें समझा कीजिए। क्योंकि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो श्रृंखला मतलब एक सीधी सीरीज में चीजें जा रही हैं, और खाद्य जाल यानी जाल में वो चीज बंद हो रही है। तो जब जाल है यानी बहुत सी, है ना, बहुत सा जाल कैसा होता है, बहुत से उससे बंधा होता है ना, बहुत से देखिए जाले जाले उसमें होती है ना, तो इस तरह से समझिए। तो इनमें आप लोग फर्क, इसमें जो अंतर है वो जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद है डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताएं। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, डार्विनवाद के आधारभूत सिद्धांत। ये सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों को आधार मानकर प्रतिपादित किया जाता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन का सिद्धांत, विभिन्नताएं, योग्यतम की उत्तरजीविता, जीवन संघर्ष, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, ये सब हो जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण या चयन में देखिए इसको समझ लेते हैं। विभिन्नताओं के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें से कुछ स्वतः समाप्त हो जाते हैं, कुछ ही जीवित रह पाते हैं। जीवन संघर्ष में वातावरण में अनुकूलित जीवों के जीवित रहने तथा शेष जीवों के नष्ट होने को प्राकृतिक वर्ण या चयन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर क्या होता है, विभिन्नताओं के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जीव उत्पन्न होते हैं, यानी बहुत से जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ ही इसमें जीवित रह पाते हैं, क्योंकि जो संघर्ष कर पाते हैं यानी जीवन में संघर्ष कर पाते हैं वातावरण के अनुकूल, है ना, कि जैसे जहाँ पे जैसा वातावरण है उसके अनुकूल अगर अपने आप को ढाल पाते हैं तो वो जीवित रह पाते हैं, और जो अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वो क्या होते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह आपको हो जाता है विभिन्नताएं एवं अनुवांशिकता भी आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, बदलते वातावरण में जीवों के अंदर अनेक विभिन्नताएं आ जाती हैं।
इनमें कुछ विभिन्नता बेकार होती हैं, कुछ उपयोगी होती हैं। उपयोगी विभिन्नताओं के कारण ही जीव प्रकृति में जीवित रहते हैं। जीवों की यह विभिन्नता वंशानुगत होती है। उसके बाद योग्यतम की उत्तरजीविता जो आपकी हो जाती है, तो जीवन संघर्ष में केवल वो ही जीवित रह पाते हैं जिनमें उपयोगी विभिन्नताएं आ जाती हैं, और शेष क्या होते हैं, मर जाते हैं। जीवित रहने वाले में से कुछ इस प्रकार की विशेषताएं आ जाती हैं जो वातावरण के अनुकूल होती हैं। योग्य जीवों का जीवित रहना ही योग्यता की उत्तरजीविता कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज है कि जो उसके योग्य होंगे, जो जीवन संघर्ष कर पाएंगे, क्योंकि अभी हम ही लोग हैं, सब लोग हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर इसमें जैसे जहाँ पे जैसा वातावरण है, जैसा पर्यावरण, अगर आप उसके अनुकूल ढलेंगे तो आप जीवित रह पाएंगे, और अगर उसके अनुकूल नहीं ढल पाए तो आप क्या जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें संघर्ष करना पड़ता है, और हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत आसानी में कोई चीज मिल जाती है ना। तो जब ढलने के लिए हमें क्या करना रहेगा? हमें संघर्ष करना रहेगा। और देखिए जीवन संघर्ष, देखिए वही चीज यहाँ पे जीवन संघर्ष में भी यही चीज आ जाएगी कि संसार में स्थान एवं भोजन सीमित है। बिल्कुल भाई सीमित है। और जनसंख्या क्या है? जनसंख्या जैसे बढ़ रही है इस तरह से, जनसंख्या जो बढ़ रही है वो जैसे एक है, फिर उसके बाद एक के बाद दो नहीं होंगे, एक के बाद तीन, और तीन के बाद पाँच, और पाँच के बाद आठ, ऐसे ही मतलब बहुत ही स्पीड में बढ़ रही है जनसंख्या। और अगर व्यवसाय देखे जाए तो जैसे एक, दो, तीन, ये इस रफ्तार में चल रहे हैं। तो क्या है, अब यहाँ पे समझ लेते हैं, संसार में स्थान एवं भोजन सीमित हैं, इसलिए सभी उत्पन्न जीव जीवित नहीं रह सकते। अतः प्रकाश, भोजन, जल और स्थान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? आपस में संग्राम छिड़ जाता है। इसी को जीवन संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का प्राकृतिक चयन करती है, और इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। इस प्रकार डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है। और जीवन संघर्ष 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो जीवन संघर्ष केवल एक ही जाति में हो, जीवन संघर्ष विभिन्न जातियों में हो, और जीवन संघर्ष जीव एवं वातावरण के मध्य हो। यानी कहने का मतलब है जो जीवन संघर्ष से केवल एक ही जाति में हो, ऐसा भी होता है ना। और जीवन संघर्ष विभिन्न जातियों में भी होता है। और क्या होता है? जीवन संघर्ष एक वातावरण, यानी जो वातावरण है उसके अनुकूल हमको ढलना पड़ेगा, उसके माहौल में हमें रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें उस माहौल में हम नहीं रह पा रहे हैं, उस वातावरण में हम नहीं रह पा रहे हैं तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इस तरह से हो जाता है। और जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, यानी क्या है कि जो होते हैं, जो जीव होते हैं, इनको प्रकृति का नियम, यानी अधिक संतान उत्पत्ति, इनको प्रकृति का नियम भी कहते हैं। जिन जातियों में अधिक संख्या में संतान उत्पत्ति होती है उनमें से बहुत नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, देखिए जैसे क्या है, जैसे कुत्ते, बिल्ली एक वर्ष में 4 से 5 बच्चे उत्पन्न करते हैं, इनमें से कुछ मर जाते हैं। मादा एस्केरिस 2.5 करोड़ से अधिक, कितने? तो 2.5 करोड़, बहुत हुए ना, करोड़ से अधिक अंडे देती हैं। एक मांस पौधे में संपुष्ट में 2000 से अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगर ये सभी जीव जातियों का पूर्ण विकास हो जाए तब द्विगुणन अनुपात द्वारा वृद्धि कर संपूर्ण पृथ्वी को ढक लेंगे। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर सारे जीव जीवित रह जाएं, जिंदा रह जाएं, तो क्या होगा? पृथ्वी पर एक ही चीज नजर आएगी। जैसे मछली बहुत सारे अंडे देती है, तो अगर जितने अंडे हैं सभी से अगर मछलियां हो जाएं तो पूरी दुनिया में, सारी पृथ्वी पर मछली ही मछली दिखाई देंगी। इसी तरह मुर्गी हैं, कितने अंडे देते हैं, लेकिन अगर सभी संतानें बन जाएं, यानी अंडे से क्या हो, सभी मुर्गियां बन जाएं, तो पूरी पृथ्वी पर क्या होगा? मुर्गियां ही मुर्गियां नजर आएंगी। मगर ऐसा नहीं है। तो ये इनके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत, ठीक है ना। इनको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है ये आज की सीरीज का। आप लोग जानते हैं 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। सोडियम मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी अभिक्रिया से कौन कौन सी गैस निकलती हैं? सोडियम मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया,
सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें। कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये 2Na यानी सोडियम प्लस 2H2O यानी जल और एरो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इस तरह से हो जाते हैं। सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती हैं। Mg प्लस H2O एरो MaO प्लस H2 एरो सोडियम जल मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस। अब आपका क्वेश्चन हो जाता है विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र आपका बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो चित्र हो जाता है उसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए कि आपको इसका बार बार रिवीजन करना, यानी रिवीजन का मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाने सीख लीजिए। देखिए ये आपका हो जाता है पिन और ये पीतल की टोपी है। ये कांच की छड़ हो जाती है। यहाँ पे देखिए कांच की ही तो छड़ होती है ना। और ये आपका सुचालक तार हो जाता है और ये फिलामेंट। ये देखिए इस तरह से बल्ब में कुछ ऐसे होता है ना, तो ये फिलामेंट हो जाता है। और ये जो आपका हो जाता है, ये जो परिधि बनी हुई है ये क्या है? तो ये कांच का बल्ब है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है। तो इसको आप लोग कई बार बनाइए। जैसे एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 से 3 बार आप लोग बनाएंगे तो बहुत अच्छे से नामांकित चित्र बना पाएंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ कहना चाहेंगे कि किन्हीं वजहों से क्या होता है कि सारी नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोस डालते हैं, क्योंकि देखिए अब तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम के अकॉर्डिंग वीडियोस डलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब में आ गए हैं। तो इसलिए जैसे ही वीडियो तैयार होती है और वो अपलोड कर दी जाती है, ठीक है ना। तो अगर किसी वजह से नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है तो आप लोग क्या क्या कीजिए, सर्च कर लिया कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लिया कीजिए। क्योंकि जो है आपको ये पता है कि वीडियोस अपलोड होती ज़रूर है और जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जिनकी सीरीज़ कंप्लीट नहीं है उनकी भी सीरीज़ कंप्लीट कराई जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि वीडियोज़ रोज़ ही अपलोड करी जाती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ना प्लेलिस्ट में जाकर उसको सर्च करके आप लोग देख लिया कीजिए। बाकी तो नोटिफिकेशन जाती हैं लेकिन कभी किन्हीं वजहों से नहीं पहुंच पाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।